सोफिस क्लासेस में आपका स्वागत है। इस चैनल पे हम एनसीईआरटी से रिलेटेड हर प्रकार के क्वेश्चंस करवा रहे हैं, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या साइंस से रिलेटेड हो। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, हमने पहले बायो के एनसीईआरटी के पर्सन कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर के पर्सन कर लिए हैं, 11th के एनसीईआरटी से ले रखे हैं। और अभी हम एन 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के पर्सन करेंगे। ये प्लांट फिजियोलॉजी के पर्सन पहले कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चों ने बोला था कि अभी प्लांट फिजियोलॉजी करवा दो, तो पहले प्लांट फिजियोलॉजी करवा रहे हैं अपने। जिसमें देखिए पहला है प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी करवा रहे हैं अपने। एनिमल फिजियोलॉजी पहले करवा रहे हैं। तो इसमें देखिए पाचन तंत्र आपका पहला टॉपिक रहेगा। पाचन तंत्र के अंदर आपका टॉपिक है आहारनाल तथा पाचन ग्रंथियों के बारे में। पहला प्रश्न देखिए, इसमें निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा का तुरंत स्रोत कहा जाता है। अब ऊर्जा का तुरंत स्रोत वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ऊर्जा का तुरंत स्रोत क्या होता है? तुरंत स्रोत है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सा पोषण की प्रक्रिया को सबसे अच्छे प्रकार से समझाता है। और पोषण की सबसे अच्छे प्रकार से कौन समझाता है? आवश्यक ऊर्जा व वृद्धि कारकों को प्राप्त करने की प्रक्रिया। बी नंबर ऑप्शन है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया। सी नंबर ऑप्शन है शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति की प्रक्रिया। और 4 नंबर वे सभी प्रक्रियाएं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषण शरीर को बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए आवश्यक होती है। यही बात सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है 2 नंबर ऑप्शन का। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाचन की प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं? पाचन की प्रक्रिया से जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में रूपांतरण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पाचन की प्रक्रिया में जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में बदला जाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाचन किस प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है? अपाचक यांत्रिक और रासायनिक दोनों प्रक्रियाओं द्वारा होता है। जो मुख में होता है वो यांत्रिक पाचन होता है, भोजन को तोड़ना, फाड़ना, काटना। और जो अंदर जाके आहारनाल में होता है वो होता है आपका रासायनिक पाचन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, पाचन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। पाचन की प्रक्रिया जो मुख से प्रारंभ हो जाती है आपकी, मुख में यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन दोनों प्रकार का होता है। मुख में टाइलिन के द्वारा स्टार्च का पाचन किया जाता है और दांतों के द्वारा भोजन को काटा पीटा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुख में होता है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, मानव में किस प्रकार का दंत विन्यास पाया जाता है? मानव के अंदर द्विबार दंती होते हैं। मानव में एक बार जो दूध के दांत आते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा दांत आते हैं। और ये गर्त के अंदर, हड्डी के अंदर गर्त बना होता है, उसके अंदर स्थित होते हैं। तो ये गर्त दंती होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव में द्विबार दंती और गर्त दंती पाए जाते हैं। आगे देखिए, दंत सूत्र की सही परिभाषा क्या है? दंत सूत्र की पहला देखिए ऑप्शन नंबर ए, मुख में ICPM और M के क्रम में दांतों का होता है। ये आपको पता है। इंसाइजर होता है, इनकस होता है और सक्सनेस होता है। और प्रीमोलर और मोलर के नाम दिए रखे हैं। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है ऊपरी व निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की ICPM तथा M के क्रम में व्यवस्थित हो। ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आधे जबड़े का होता है ये, जो अपने दंत सूत्र पढ़ते हैं 21-23/21-23 पढ़ते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। मानव का दंत सूत्र होता है 21/23, 21/23। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये ऑप्शन आपको डायग्राम दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4। दिया गया चित्र विषम दंती तथा गर्त दंती व्यवस्था को दर्शाता है। ए डी को आपको बताना है भी क्या है। ए को बताना है, ए आपका ए भाग है वो आपका क्या है, आप मोलर है और मोलर को आप चरणक बोलते हैं। और बी भाग है वो अगर चरणक है आपका, यानी प्री मोलर है। और सी भाग होता है वो रद्नक है आपका। और डी भाग है वो कर्तनक है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा सही हो गया? प्रश्न नंबर 9 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। देखिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, मानव में
कितने अस्थायी दांत होते हैं? मानव के अंदर 20 दांत होते हैं, वो अस्थायी दांत होते हैं क्योंकि एक बार टूट जाते हैं उसके बाद में दोबारा आते हैं। और जो 10 दांत होते हैं, वो सॉरी 12 दांत होते हैं, वो स्थायी होते हैं, जिसके अंदर प्री मोलर होते हैं 8 तो, और 4 होते हैं मोलर। तो थर्ड मोलर होता है वो एक ही बार आता है, जिसे अपने विजडम टीथ बोलते हैं, अकल जाड़ बोलते हैं, वो आती है। और बाकी जो मोलर होते हैं, बच्चे में स्टार्टिंग में जब दांत आते हैं तो उसकी जगह प्री मोलर नहीं आते, उनकी जगह पर मोलर आते हैं। जब दूसरी बार वो दांत टूटने के बाद में दोबारा दांत आते हैं तब प्री मोलर आते हैं, और विस्थापित होकर पीछे की साइड में मोलर दांत आते हैं। तो इसलिए मनुष्य में अस्थायी दांत होते हैं 20। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? मानव शरीर का इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर लगा होता है व्हाइट कलर का, वही होता है इनेमल, सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिए, ये पीएमटी 2015 का क्वेश्चन देखिए। मानव में प्राथमिक दंत विन्यास स्थायी दंत विन्यास से निम्न प्रकार के दांतों की अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। देखिए, मानव में चार प्रकार के दांत होते हैं, कर्तनक, रदनक और अगर श्रवणक और श्रवणक होते हैं। पर आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया था, जो प्री मोलर होते हैं, अगर श्रवणक दांत होते हैं, वो पहले नहीं आते हैं, उसकी जगह पर मोलर दांत आते हैं। जो टूटने के बाद में अगर उसकी जगह पे प्री मोलर दांत आते हैं, अगर श्रवणक दांत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, क्योंकि जब पहली बार दूध के दांत आते हैं तो उसमें अगर चरणक दांत नहीं हो पाए जाते हैं। तो इसका अगर चरणक दांत की वजह से दांतों का क्रम होता है वो भिन्न हो जाता है, मतलब पहले वाले दांत और दूसरे वाले दांतों में इनकी वजह से भिन्नता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है फ्रेनुलम क्या है? अब फ्रेनुलम यह एक वलन है जिसकी मदद से जीवा मुख गुहा के आधार से जुड़ी रहती है। ये बिल्कुल सही बात है। फ्रेनुलम के द्वारा आपकी जीवा होती है वो मुख गुहा से जुड़ी रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए, जीवा की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे उभार क्या कहलाते हैं? जो छोटे छोटे उभार होते हैं वो पेपिला कहलाते हैं, पेपिला कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो छोटे छोटे उभार होते हैं जीभ के ऊपर वो पेपिला कहलाते हैं। और आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, निम्न में से कौन सा वायु एवं भोजन दोनों का ही उभयनिष्ठ पथ है? वायु और भोजन के लिए फेरिंक्स होता है, जो ग्रसनी होती है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ पाथ का काम करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ग्रसनी दोनों के लिए काम करती है। दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखिए, पाचन तंत्र से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही कथन का चुनाव कीजिए। अब देखिए, पाचन तंत्र से कौन कौन से संबंधित हैं और कौन संबंधित नहीं है। पहला देर का ग्रीसिका, ये होता है। ग्रीवा होती है अपने जो वक्ष, ग्रीवा जो ग्रसनी के बाद में भाग स्टार्ट होता है, वक्ष होता है तथा तनुपट से होते हुए अमाशय में खुलती है। ये बिल्कुल सही बात है। इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखिए, भोजन को निगलते समय कौन सी संरचना भोजन को घाटी द्वार में प्रवेश करने से रोकती है? अब घाटी द्वार में प्रवेश करने से कौन रोकता है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, स्वयं घाटी द्वार भोजन के घाटी द्वार में प्रवेश को रोकता नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं होती इसमें एक घाटी ढक्कन लगा होता है उसके द्वारा होती है। तो बी नंबर ऑप्शन देखिए, श्वास नली में उपस्थित वायु भोजन के प्रवेश को रोकते नहीं। घाटी द्वार में भोजन के प्रवेश को ग्रसनी में उपस्थित छल्ले रोकते नहीं, उपस्थित छल्ले कोई काम के नहीं है इसके अंदर। और डी ऑप्शन देखिए, घाटी द्वार में भोजन के प्रवेश को घाटी ढक्कन द्वारा रोका जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते 18 नंबर प्रश्न देखिए, ग्रसिका के जे आकार के थैलीनुमा संरचना में खुलने को किससे नियंत्रित किया जाता है? जो इसको नियंत्रित किया जाए वो कार्डियक अवरोधनी होती है। क्या होती है? कार्डियक अवरोधनी होती है। जो अमाशय के अंदर जे आकार का अमाशय होता है, अमाशय के अंदर ग्रसिका खुलती है, इससे कार्डियक अवरोधनी के द्वारा क्या किया जाता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। और इसका जो दूसरा नाम है वो आपको याद रखना, कार्डियक ग्रसनी को अमाशय ग्रसिका अवरोधनी भी कहते हैं, अमाशय ग्रसिका अवरोधनी कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा 18 का। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अमाशय ग्रसिका अवरोधनी का अन्य नाम क्या है? यह प्रश्न आगे देखो, अमाशय ग्रसिका अवरोधनी का नाम होता है वो कार्डियक अवरोधनी होता है। क्या? कार्डियक अवरोधनी, जो पिछले प्रश्न में वही बात की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 20 देखिए, अमाशय उदर गुहा के ऊपरी बाएं भाग में स्थित होता है तथा इसके 3 भाग होते हैं। ए भाग
जिसमें ग्रीषिका आकर खुलती है, बी भाग होता है। उसके बाद में सी भाग होता है जिससे छोटी आंत में निकास होता है। ए बी को आपको बताना है। अब अमाशय के 3 भाग होते हैं, वो तीनों भाग आपको बताने हैं भी कौन कौन से भाग होते हैं। तो आपको पता है पहले वाला भाग जो कार्डिक भाग होता है, उसके बाद में फंडिस भाग होता है, उसके बाद में पाइलोरिक भाग होता है। तो कार्डिक भाग आप समझ गए होंगे, जो ग्रसनी और कार्डियक बीच में अवरोधनी होती है, कार्डियक ग्रसनी अवरोधनी बोलते हैं अपने जिसको, वही बात है भी। पहले वाला भाग कार्डियक है, दूसरा भाग इसका बी भाग है वो फंडिस है, और सी भाग है वो पाइलोरिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर प्रश्न देखिए, छोटी आंत के उस भाग का नाम बताइए जिसमें अमाशय का पाइलोरिक भाग खुलता है। अब आपको बताना है छोटी आंत का कौन सा भाग होगा जिसमें अमाशय का पाइलोरिक भाग खुलता है, नीचे नीचे वाला भाग जो वो डुडीनम के अंदर खुलता है, जिसका नाम है छोटी आंत का भाग है, ग्रहणी नाम होता है, इंग्लिश में डुडीनम कहते हैं इसको। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न देखिए आप। 22 नंबर के अंदर देखिए, उपरोक्त कथन में सामान्य व्यक्ति में पाचन तंत्र से संबंधित गलत कथन का चुनाव कीजिए। अब गलत कथन को बताना, मानव लार आंशिक अम्लीय होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। इसकी मानव लार की पीएच होती है 6.8 के लगभग होती है। और बी भाग में देखिए, मानव में 4 प्रकार की लार ग्रंथियाँ लार का स्त्राव करते हैं, नहीं 4 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की होती है, इसमें 3 प्रकार की लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत है इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 देखिए, मानव की लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है। मानव की लार में एंजाइम होता है वो टाइलिन उपस्थित होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न नंबर देखिए 24, निम्न में से कौन मानव में लार के स्त्राव से संबंधित नहीं है। मानव के लार में मतलब लार ग्रंथियों के बारे में पूछा है अपने से। तो लार ग्रंथियों में देखिए, पहला देखिए पेरोटिड ग्रंथि मनुष्य में पाई जाती है, सब लिंगुअल्स ग्रंथि भी पाई जाती है, सब मैक्सिलरी ग्रंथि भी पाई जाती है। पर सी ऑप्शन में देखिए जाइमोजेनिक ग्रंथि नहीं पाई जाती है, लार ग्रंथि नहीं है ये। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ये लार ग्रंथि नहीं है। टाइलिन पचाता है, टाइलिन पचे हुए स्टार्च को, क्या पका हुआ स्टार्च होता है उसको पचा देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 25 का बी सही है। आगे चलते हैं 26 नंबर प्रश्न देखिए, मानव की लार के सही संगठन को बताने वाले हैं। अब सही संगठन को कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है इस भी, लार के अंदर क्या क्या पाया जाता है। लार के अंदर वैद्युतोपगठीय पाए जाते हैं, माइलेज पाए जाते हैं, लाइसोजाइम पाया जाता है तथा श्लेष्मा पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वैद्युतोपगठीय, एमाइलेज, लाइसोजाइम और श्लेष्मा पाए जाते हैं। टाइलिन भी पाया जाता है पर इसमें नहीं दे रखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 27 देखिए, छोटी आंत का कौन सा भाग बड़ी आंत में खुलता है। अब छोटी आंत का कौन सा भाग होता है जो बड़ी आंत में खुलता है, ये इलियम भाग होता है। अब इलियम भाग को हिंदी के अंदर आप बोलते हो क्षुद्रांतर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छोटी आंत का इलियम भाग होता है वो बड़ी आंत में खुलता है, और बड़ी आंत के जो मतलब अधनाल होते हैं उसके अंदर, अंतनाल के अंदर खुलता है। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 देखिए। प्रश्न नंबर 28 में 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको। पहला स्टेटमेंट देखिए, अंतनाल बड़ी आंत का ए भाग है, ठीक है भाग है, ये कौन सा भाग है अपने को ए बताना है कौन सा है, और जिसमें कुछ सहजीवी सूक्ष्म जीवी रहते हैं, ठीक है। बी भाग, सेकंड भाग देखिए, अंतनाल से एक अंगुलीनुमा प्रवर्त बी निकलता है, इन ए और बी का नाम बताना है। ए का, ए अंधनाल होता है वो बड़ी आंत का पहला भाग होता है, ये तो पहला हो गया। और दूसरा जो बी आपको दे रखा है ये अवशेषी प्रशेषी का होती है, जिससे बोलते हैं आप अपेंडिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपेंडिक्स बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो अंधनाल होता है वह बड़ी आंत का पहला भाग होता है, और जो उसके साथ में अंगुलीनुमा संरचना जुड़ी होती है उसे अपेंडिक्स बोलते हैं, ये आपका बी भाग होता है। ये अपने किसी काम की नहीं होती है, अपेंडिक्स होती है ये पशुओं के अंदर ज़्यादा काम करते हैं। जो रूमिनेट पशु होते हैं जो सेलुलोज का ग्रहण करते हैं, उनके सेलुलोज का पाचन करने के लिए अपेंडिक्स होती है, और अपने अंदर अपेंडिक्स का कोई काम नहीं होता है, इसलिए अवशेषी है। तो अपने चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा बड़ी आंत का भाग नहीं है। अब आपने को बड़ी आंत का भाग बताना है। आपको अभी देखा था जो छोटी आंत का इलियम भाग है वो लास्ट भाग होता है, तो इलियम भाग बड़ी आंत में खुलता है, इसलिए सीकम में खुलता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों भाग रेक्टम, सीकम और क्लोन, ये तीनों भाग किसके हैं, बड़ी आंत के भाग हैं।
आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 30 देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पता है यकृत होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। दोस्तों ये सारे प्रश्न एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन लिए हुए हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न है ये। आगे चलते हैं 31 नंबर प्रश्न देखिए, मानव शरीर के किस अंग में पित्त रस का संग्रहण होता है? पित्त रस का संग्रहण आपको बताया गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, तो गॉल ब्लैडर में को आप क्या बोलते हैं? पित्ताशय बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखिए, जो आपको स्ट्रक्चर दे रखी है, और ये स्ट्रक्चर आपको पता है कि आहार नाल की एक टीएस काटी गई है, अनुप्रस्थ काट काटी गई है, और इस अनुप्रस्थ काट के अंदर ए बी सी डी आपको बताना है। जो बाहर का भाग होता है वो हमेशा किस भाग किससे बना होता है? शिरोसा से बना होता है, और जो बीच का भाग होता है आपका वो भाग होता है पेशी का भाग होता है, और उसके नीचे का जो भाग होता है वो आपका होता है सबम्यूकोसा, और उसके नीचे म्यूकोसा पाया जाता है। तो इसमें ए आपको दे रखा है वो शिरोसा है, बी भाग है वो पेशी है, और सी भाग सबम्यूकोसा, और डी भाग है वो म्यूकोसा है। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए कौन से में मिल रहा है, पहले भाग में शिरोसा, दूसरे भाग में पेशी, तीसरे भाग में सबम्यूकोसा। ये ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ऑप्शन नंबर डी सही है 32 का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 देखिए, आपको बताना है आहार नाल के संगठन से संबंधित गलत युग्म का चयन करना है। अब आहार नाल से आपको बताना है, शिरोसा होती है वो पतली मिजोथेलियम की बनी हुई होती है, ये बात बिल्कुल सही है, और आपको बताना है गलत युग्म को बताना है। और पेशियाँ चिकनी पेशियाँ होती है, वो पेशियाँ होती है वो चिकनी होती है, वो क्या होती है? सर्कुलर भी होती है, या फिर अनुदैर्ध्य बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल भी होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी भी सही है। और समम्यूकोसा होता है वो छिद्रित मायोथीलियम का, नहीं ये बात गलत है, इसका ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। छिद्रित मायोथीलियम का नहीं बना होता है, समम्यूकोसा भाग होता है वो। 34 नंबर प्रश्न देखिए, आहार नाल के 4 स्तरों में से कौन सा स्तर अंकुर या फिर अंकुर नुमा प्रवर्त बनाता है? ये जो पहले वाले भाग आ गया, जो पहले प्रश्न में था, जो म्यूकोसा होता है वो क्या होता है आपका? जिसके ऊपर अंकुर या सूक्ष्माणुकर या वलन पाए जाते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 34 का। 34 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं 35 नंबर प्रश्न, मानव की आहार नाल की सबसे आंतरिक परत अमाशय में कुछ अनियमित वलन होती है, और ये कहलाते हैं, जो अनियमित वलन होते हैं उसे रग बोलते हैं, और रग का मतलब होता है वलन होते हैं, जो अनियमित वलन पाए जाते हैं इसके अंदर। और इन वलनों में जब टचिंग होती है, इनके बीच में भोजन रहता है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब इनके बीच में टचिंग होती है तो अपने को भूख लगने का एहसास होता है, तो ये रग आपस में टकराते हैं तब भूख लगने का एहसास होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे चलते हैं देखिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, आपको म्यूकोसा की ये काट दी गई है, टीएस दिया गया है, छोटी आंत की म्यूकोसा की ये टीएस है, इसके अंदर आपको बताना है कि ए बी सी डी और एफ ई क्या है आपके पास में। देखो क्रम से अलग है, ए भाग क्या है, बी भाग क्या है, सी भाग क्या है, उसके बाद में एफ भाग दे रखा है, ऊपर जब जाते हो तो फिर ई भाग है, फिर डी भाग दे रखा है। इसमें देखिए पहला आपको दे रखा है वो शीरा होती है, ये शीरा आपकी रक्त वाहिनी है, और उसके बाद यहाँ पर गुहिका है, बी भाग है वो आपका परगुहिका है, और सी भाग है वो धमनी दे रखा है, धमनी आपकी, और डी भाग है वो अंकुर है, और ई भाग है वो लेक्टियल डक्ट होती है आपकी, ई भाग है वो लेक्टियल डक्ट है, और एफ भाग है वो कोशिकाएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 36 का ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं 37 नंबर प्रश्न देखिए, 2016 में आया हुआ प्रश्न है नीट के अंदर, अमाशय में जठर रस का स्त्राव होता है। अब अमाशय के अंदर जठर रस का स्त्राव कौन करता है? आपको पता है प्रीदीय कोशिकाएं करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर पेराइटल सेल्स होती है वो करती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पेराइटल सेल करती है यानी प्रीदीय कोशिकाएं करती है, तो 37 का प्रश्न नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे चलते हैं, जैसा कि आप 38 नंबर प्रश्न देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अमाशय में HCl की पीएच होती है वो 1.5 से लेकर 2.0 होता है, फिर भी अमाशय की म्यूकोसा स्तर की उपकला या अप्रभावित या मतलब अघुलनशील रहती है, ऐसा क्यों होता है? अब आपको पता है ये मतलब जो म्यूकोसा होती है उसकी रक्षा कौन करता है? वहाँ की पीएच है वो 1.5 और 2.0 के लगभग 2.0 होती है, तो इतनी कम पीएच पर भी कैसे मतलब एक तेजाब भी बन गया, तो इस तेजाब से कैसे मतलब रक्षा होती है उपकला की? तो देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है श्लेष्मा लगातार आंतरिक स्तर का स्नेहन करता रहता है, ये बिल्कुल बात सही है, श्लेष्मा से होता है। दूसरा दे रखा है जठर रस में उपस्थित बाइकार्बोनेट आयन स्तर की रक्षा करते हैं, ये भी सही है, तो इसके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो विकल्प सी सही होगा इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है।
38 का सी सही हो गया। आगे चलते हैं 39 नंबर प्रश्न देखिए, जठर रस का कौन सा घटक लारीय एमाइलेज को निष्क्रिय करता है। अब जठर रस के अंदर आते ही एमाइलेज क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। इसको निष्क्रिय कौन करता है, इसको निष्क्रिय करता है HCl करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, HCl इसको निष्क्रिय कर देता है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, मूल पित्त वाहिनी का निर्माण किनके मिलने से, इनके मिलने से होता है। मतलब यहाँ पे लिखना किनके मिलने से होता है। अब आपको पता है यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी मिल जाती है तो इसे मूल पित्त वाहिनी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए यकृत वाहिनी, और ये तो लास्ट ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यकृत वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी मिलकर होती है। आगे चलते हैं, आपको एक चित्र दे रखा है जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिया गया चित्र अग्नाशय, यकृत तथा पित्ताशय के वाहिनी तंत्र को दर्शाता है। चित्र ए सी की पहचान करनी है अपने को, ए से लेकर सी तक पहचान, सभी की पहचान करनी है, मेन बात यही है। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न का आपको मैं थोड़ा और ऊपर ले जाता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए, जो ए भाग है वो आपका पित्ताशय है, और जो बी भाग है वो मूल पित्त वाहिनी है आपकी, और डी भाग है वो सी भाग है वो अग्नाशय को दर्शा रहा है, और डी भाग है वो अग्नाशय वाहिनी को दर्शा रहा है, और ई भाग है वो आपका यकृत अग्नाशय वाहिनी को बता रहा है। तो इसके अंदर देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला पित्ताशय होगा, दूसरा मूल पित्त वाहिनी होगी, और मूल पित्त वाहिनी के बाद में सी नंबर अग्नाशय होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन यकृत अग्नाशय वाहिनी के ग्रहणी में खुलने को नियंत्रित करता है। अब देखिए यकृत होती है वो यकृत अग्नाशय वाहिनी को ग्रहणी में खोलने से कौन नियंत्रित करता है, एक वॉल्व लगा होता है जिसे अपने स्फिंक्टर बोल सकते हैं। वो क्या करता है कि अग्नाशय वाहिनी आती है, यकृत अग्नाशय वाहिनी आती है, उसका रस जो है वो ड्यूडिनम में डाला जाता है, यानी ग्रहणी भाग में छोड़ा जाता है छोटी आंत के। तो उससे कौन नियंत्रित करता है, इसे ओडी अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ओडी अवरोधनी द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हो जाएगा। ये ओडाई नहीं है, ओडी भाग होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 43 देखिए, अग्नाशय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब अग्नाशय के बारे में बताना है। अग्नाशय रस का स्त्राव अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग एशिनी की कोशिका करती है। अपने को सही बताना है इसका। तो ये भाग तो इसका सही नहीं है, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, एशिनी भाग से द्वारा नहीं होता है। आगे देखिए, अग्नाशय रस की pH 6 होती है, नहीं pH 6 नहीं होती है इसकी, और भी कम होती है। और सी भाग देखिए, सिक्रेटिन तथा सीसी के अग्नाशय रस के स्त्राव को संदमित करते हैं, नहीं ये भी गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी है, ये प्रोकार्बोसी नहीं है, प्रोकार्बोक्सी, और पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियस और एमाइलोसिन तथा सीएप्सिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये अग्नाशय रस के भाग हैं, अग्नाशय रस में क्या क्या पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। और प्रश्न नंबर देखिए 44, देखिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, पित्त का संगठन क्या होता है। अब पित्त का संगठन बताना है, पित्त के अंदर क्या क्या पाया जाता है। और 44 नंबर ऑप्शन पित्त वर्णक तथा, ए नंबर ऑप्शन देखिए पित्त वर्णक तथा पित्त लवण, और बी नंबर ऑप्शन देखिए पित्त वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल, नहीं सी नंबर ऑप्शन देखिए आप, सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है कोलेस्ट्रॉल तथा फॉस्फोलिपिड, नहीं ये भी नहीं है, ये बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। कहाँ चला गया, अच्छा ये रहा, बी नंबर ऑप्शन देखिए पित्त वर्णक तथा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। आगे चलते हैं, ये प्रश्न नंबर 45 देखिए, पित्त लवण तथा पित्त वर्णकों से मिलकर बना होता है, और ये क्रमशः होते हैं। पित्त लवण और पित्त वर्णकों से मिलकर बना होता है, उसे अपने क्या कहते हैं, सोडियम ग्लाइकोलेट और टारोकोलेट तथा बिलिरुबिन और बिलिरुबिन, ये होते हैं इसके अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पित्त और पित्त लवण और पित्त वर्णकों में क्या मिलता है आपको, क्योंकि मिलता है सोडियम ग्लाइकोलेट मिलता है, टोरोकोलेट मिलता है, और बिलिरुबिन मिलता है, और बिलिरुबिन मिलता है। इसकी वजह से बिलिरुबिन और बिलिरुबिन की वजह से इसका रंग पीला होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज हमने इसके 45 प्रश्न कर लिए हैं। अगले लेक्चर में हम इसके लगभग 55 से 60 प्रश्न और करेंगे, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे शेयर भी कीजिए, और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।